हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सबसे पहले ये हमारा एसएसटी है और इसमें आपको पता है ये एजर्शन एंड रीजन, यहाँ पर ये इंग्लिश रखा हुआ है, ऊपर है और यहाँ पे साइड में आपको नीचे हिंदी मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए दो कारण, एक कथन लिखा गया है कि 1960 में, एकदम फैक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई गई है। तो 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। जी हाँ, बंबई प्रांत में ही बंबई वालों के लिए मराठी और गुजराती वालों के लिए गुजराती भाषी, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ये एकदम सही है 1960 में। बट इसका कारण इसने क्या लिखा है बंबई वाले का कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हो गया था, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी के लिए या फिर हिंदी बोलने वाले के लिए। देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है, बट आप मुझे बताओ, यहाँ पर बात हो रही थी मराठी गुजराती की, इसका रीजन तो मराठी गुजराती होना चाहिए था और यहाँ पर इन्होंने पंजाबी को घुसा दिया है बीच में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कथन तो सही है बट कारण सही नहीं है। बट यस, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे एकदम सही है कि 1960 में हमने क्या किया था, बंबई प्रांत को दो भागों में बांटा था, एक मराठी और गुजराती लोगों के लिए। सेम इसी तरीके से हमने 66 में भी पंजाब को दो भागों में बांटा था। जैसे कि आपको पता है पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब था और हरियाणवी या फिर हिंदी वालों के लिए हरियाणा था। स्टेटमेंट एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन बस जो है गलत दे दिया है। तो कारण इसकी व्याख्या नहीं करता है, बट यस स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ए और आर दोनों सही है, बट यस आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पर नोट करके लेकर आई हूँ स्पष्टीकरण में, ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, बॉम्बे राज्य जो भारत में एक द्विभाषी राज्य था और वर्तमान में आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य शामिल थे, हालांकि भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण। अब इसका रीजन आप समझ जाओ। कारण जो यहाँ पर लिखा था ना, ये देखिए कारण, तो इसमें यहीं पर लिखा जाना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। तो भाषाई और क्षेत्रीय मतभेद हो गए थे, इस कारण इनको अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो अब आप कभी डाउट मत रखना कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो आपस में मतभेद होने लगे थे भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इसीलिए इनको अलग अलग जो है राज्यों में बांटा गया भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण। और राज्य को मराठी भाषी और गुजराती भाषी आबादी के लिए अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया। ठीक है, तो चलो भाई अब कोई मतभेद नहीं होगा। 1 मई 1960 को ही, अभी हम पढ़ ही रहे थे, बॉम्बे राज्य को आधिकारिक तौर पर दो अलग अलग राज्यों, एक आपका महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। यह विभाजन भाषाई आधार पर आधारित था, जिसमें महाराष्ट्र मुख्य रूप से मराठी भाषी के लिए और गुजरात गुजराती के लिए। समझ में आ गया कि आखिर में 1960 में इन दोनों को क्यों बांटा गया था। रीजन क्या था, क्षेत्रीय भाषाई जो मतभेद होने लगे थे क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, इसीलिए मराठी जो है मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये काफी आसान क्वेश्चन पूछा था कि लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू। आखिर में हम लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, इसके रीजन है। इसका एक रीजन ये है कि देखो यहाँ पे रिलीजियस सिमिलैरिटी है, धार्मिक समानता है। उसके बाद से एक है सिमिलर क्यूजिन्स, मतलब समान भोजन है। ठीक है, इसीलिए तो हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं ना, कि लिटिल तिब्बत, उसी के अकॉर्डिंग लद्दाख का भी धर्म समान है, खाना पीना समान है, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी भी है, भाषाई भी समानता है। इन सब के कारण हम लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ये नहीं है, भौगोलिक समीप्य नहीं है, बाकी के सारे रीजंस हैं। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ, BCD, मतलब धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता। इसके कारण हम जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एकदम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, तो बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहले वो सवाल नहीं उठाते थे, बट इसमें से आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वॉज क्वेश्चनड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उस पर क्वेश्चंस किया गया था फ्रॉम द 7th सेंचुरी। तो ये आखिर में इसमें से कौन सा है जिसपे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, केवल वाला आंसर आपका कभी सही नहीं हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है, गलत। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, ये भी तो गलत है ना, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान नहीं होते हैं। उसके बाद से लिखा है कि व्यक्तिगत, और इसमें प्रश्न उठाना वो शुरू भी नहीं किए थे, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर भी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था 7वीं शताब्दी में। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, इस पर प्रश्न उठाना शुरू किया था। मतलब
जो सोशल प्रिविलेज होते हैं आर अ रिजल्ट ऑफ वंस बर्थ। सामाजिक विशेषाधिकार जो होता है वही है किसी के जन्म का परिणाम। इस पे जो है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था। तो समझ में आ जाएगा आपको कि 7वीं शताब्दी में किस पे प्रश्न उठाया गया था कि जो सोशल प्रिविलेज है ना वो रिजल्ट है किसी के जन्म का। समझ में आया? सो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, 34। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? अब यहां पर देखिए, ये हमारा अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम समझते हैं, ठीक है। ये देखिए अर्थ है, इसके चारों ओर जो है वायु की पतली परत जिसे हम नहीं देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये वायु, तो इसको फैली हुई हम इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। बट क्या आपने सोचा है कि आखिर में क्या चीज ये जो वायु है इसको पृथ्वी के चारों ओर जो है बनाए रखती है? मतलब ये इसको चारों तरफ ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा बल है जो इसको बनाए रखती है? तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है ना, ये इसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये चारों तरफ वायु को पृथ्वी के चारों तरफ बनाए रखती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर था। तो बस याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर फैली की वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। और क्या चीज जो है वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के चारों ओर जो है आपको पता ही है वायुमंडल के चारों तरफ जो हवा है वो गैसीय आवरण है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में आपको पता है कि बहुत तरीके की गैस पाई जाती हैं, गैसों का मिश्रण होता है। और ये आपसे पूछेगा कौन कौन से। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुआ है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। ऊंचाई में गैसों की अपेक्षित मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यही है। बाकी के सारे जो है 1 में आप काउंट कर सकते हो। नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 20.95, जिसे कभी कभी 21% भी लिख देता है। तो प्लीज याद रखना, एटलीस्ट ऊपर से 2-3 तो याद रख लो। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन है 21%, ऑर्गन है आपका ऑर्गन है आपका 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। बाकी के नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना नंबर याद रख लेना। बट हाँ, याद रख लो कि कौन कौन सी गैस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो ये सारे नाम बस आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज तो बस ऊपर से 3-4 याद रख लेना यहां तक। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में भी ये इन्हीं दोनों का पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, और ये आपके इसी में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35। देखिए, अभिकथन और कारण है, एजर्शन रीजन तो भर भर के क्वेश्चन पूछता ही, आप जानते ही हैं। तो पहला लिखा हुआ है हिस्ट्री से है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान, देखिए लिखा हुआ है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। आपको पता है आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया था। कहीं ना कहीं माना जाता है कि शाहजहां का जो काल था ना, उस समय ये जो भवन, ये सारी चीजें जो है काफी अच्छे से विकसित हुई थी, चाहे वो वास्तुकला हो। तभी तो इनके आगरा और दिल्ली में भी आपने देखा होगा इनके द्वारा जो है बहुत सारी इमारतें भी बनवाई गई हैं। तो शाहजहां का जो है शासनकाल जो था वो मुगल वास्तुकला के नाम से जानते हैं हम। विभिन्न तत्व और भव्य सुसंगत संश्लेषण में इनके दौरान आया था, इनके काल के दौरान। इसका कारण लिखा है, आखिर में इसका रीजन क्या है, तो उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। यही इसका मेन रीजन था कि हम क्यों मुगल वास्तुकला इनके काल को जानते हैं, क्योंकि इनके काल में जो है निर्माण कार्य चलता रहा है, और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि शाहजहां के काल में बहुत सारे भव्य इमारतों का निर्माण हुआ है। दोनों बातें एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि हमारा जो सौर परिवार है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आखिर में कौन कौन से खगोलीय पिंड है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट, सन, फिर यहाँ पे सैटेलाइट प्लैनेट, फिर प्लैनेट सैटेलाइट सब अलग अलग कर दिया है। और बट एक तीसरा ऑप्शन है जहां पर आपका सन है, प्लैनेट भी आ चुका है, सैटेलाइट भी आ चुका है, एस्टेरॉइड भी आ चुका है, मीटेरॉइड भी आ चुका है। तो इस तरीके से सब कुछ इसमें इंक्लूड है, इसलिए हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में लिखा हुआ है, एक बार इसको सारे क्वेश्चंस को ही दिखाती हूँ। यहां पर देखिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो सूर्य से बना है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है, तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
यहां पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। देखिए, सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहते हैं जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूमकेतु। ठीक है, हमारे सूरज और यहाँ पर देखिए और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर जो हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह हैं, ये नाम याद रखना है क्योंकि इसको आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछता है। और उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है 8 ग्रह। सब आपसे क्रम में भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये क्रम भी याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार मैंने इसका आपको जसून करके बताया भी था इस तरीके से। आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जुपिटर, मैंने ये बात की चीजें बताई थी ताकि MVEM, यहां पर देखिए MVEM ये स्टार्टिंग के लिए है और ये जसून आपके बाद के लिए है। M से आपको पता ही है मार्स हो जाएगा आपका, विनस हो जाएगा। E से आपका कलर चेंज कर लेती हूं, यहां पर देखिए M से आपका बुध, मार्स हो जाएगा। V से आपका जो है विनस हो जाएगा। E से आपका अर्थ हो जाएगा, सॉरी मार्स नहीं, M से मरकरी। ठीक है, मरकरी। और ये रहा हमारा मार्स, मंगल। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। MVEM। ठीक है, और यहाँ पे जसून लिख देते हैं। चलो अब कलर चेंज करके देखते हैं। MVEM जसून आप याद रख लेंगे तो आपको सारे ग्रह जो है क्रम में याद रहेगा। कैसे, देखिए M से आपका मरकरी तो बुध हो गया, V से आपका जो है विनस तो शुक्र हो गया, E से आपका अर्थ है तो पृथ्वी हो गया, M से आपका मार्स है तो मंगल हो गया। ठीक है, जसून आपका J से हो गया जुपिटर, बृहस्पति, S से सैटर्न जिसे हम शनि बोलते हैं। छल्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा ग्रह है जो छल्ले नुमा है, तो वो है हमारा सैटर्न, शनि। U से आपका हो गया अरुण, यूरेनस, और एन से हो गया नेपच्यून मतलब वरुण। तो ये आपको क्रम याद रखना है क्योंकि क्रम लगाने के लिए पूछेगा कि इसमें से कौन सा ग्रह पहले है और कोई भी नाम इधर उधर लिख के दे देगा, तो आपको क्रोनोलॉजी में इसको लगाने आना चाहिए। तो MVEM जसून याद कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, MVEM जसून। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे PDF में आपको मिलेगा ही। ठीक है, चलिए तो इन 8 ग्रह का नाम याद रखना। और यहाँ पर आप ये शनि की फोटो देख सकते हैं, छल्ले नुमा है, ये प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, अब ये बताओ पृथ्वी जो है आकार में कितने नंबर पे बड़ी है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में ही, बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा होगा। इसमें है कि 2 कथन दिए गए, इनको ध्यान से पढ़ो और सही आंसर हमें बताइए। तो 37 में लिखा हुआ है कि जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। जी हाँ, इन्होंने 3 भागों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहां से भी एक प्रश्न पूछेगा कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में किसने प्रकाशित किया, तो जेम्स मिल ने, एकदम सही है। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भागों में बांटा था। ये बात गलत है, इन्होंने नहीं बांटा था प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। तो केवल पहला सही है, A, B नहीं सही है, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ। ठीक है, तो 37 का थर्ड। 38 पे चलते हैं। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका कारण क्या है? आखिर में क्यों हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में? क्या पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज देखा था, कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। पहाड़ जो है माउंटेन्स वो हाईली इरोडेड होते हैं, इस वजह से पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, जो माउंटेन के लोग जो रह रहे हैं वही बना रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। देखिए पहाड़ी इलाकों में रेल मार्ग का निर्माण करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इसको पॉसिबल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में अब जो है रेल मार्ग का निर्माण आराम से हो सकता है। ये इसका मेन रीजन है कि इसको संभव करने के लिए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, यही रीजन है। अदरवाइज ये सारे रीजन तो बेकार में लिखा हुआ है ना, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और ना ही वहां के लोग जो है रेल मार्ग को बनाते हैं। इसलिए हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, चलिए 39 देखिए। देखिए यहां पे
इसमें दो कथन दिए गए हैं। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। फैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, दोनों बातें एकदम सही है। 1770 में एक भयानक अकाल आया था जिसमें बंगाल में 1 करोड़ लोग जो है मारे गए थे। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। बात एकदम सही है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ये भी प्रश्न जो है इसी बार का है, ये सारे क्वेश्चंस, और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। सबसे पहला लिखा है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। ये बात एकदम गलत है, यहां पर शंकुधारी वन नहीं उगते हैं। यह जो है बेसिन उपोष्ण में स्थित है, मतलब यह बेसिन लाइन इस सब ट्रॉपिकल रीजन में है। ये बात एकदम सही है। इस क्षेत्र की जलवायु जो है वो मुख्यतः मानसूनी होती है। ये बात भी सही है। और यहाँ पर जो है लास्ट में लिखा हुआ है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति हैं, टोपोग्राफी। तो ये बात भी सही है, मतलब BCD। पहला गलत है, बाकी के सारे सही हैं। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए। तो यहां पर चीजें भी कुछ हैं जो कि पूछा जा सकता है आपसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि आखिर में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है। तो ये दोनों ही मिलकर बनाती हैं। यह सुंदरवन का विशाल डेल्टा और विशाल गंगा का मैदान पाया जाता है यहाँ पर, जहां घनी आबादी पाई जाती है। यह बेसिन खेती के लिए बहुत उपयोगी है। मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी खेती होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा लाइन। ठीक है, चलिए अगला है जो कि ना है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, और वो है आपका स्त्री पुरुष तुलना से क्वेश्चन। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि आखिर में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो वो है ताराबाई शिंदे। कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, ताराबाई शिंदे हैं। अब ये कौन थी, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आपको रटना ना पड़े। ताराबाई शिंदे आपको पता ही एक नारीवादी कार्यकर्ता थी। 19वीं सदी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था इन्होंने। और इनका जो किताब का नाम है आपको पता ही है, स्त्री पुरुष तुलना। इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक तुलना, मतलब इसी से रिलेटेड इसमें कहानी है। 1882 में मराठी में प्रकाशित की जाती है। और ये पैम्पलेट उच्च जाति के पितृसत्ता की को क्रिटिसाइज कर रहा है और अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को महिलाओं के उत्पीड़न, मतलब महिलाओं को किस तरीके से जो है टॉर्चर किया जाता था, इस स्रोत के रूप में चुनौती देने के लिए अपने समय के लिए बहुत ही विवादास्पद था। आज भी विवादास्पद और बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो याद रखना, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा। ठीक है, 41 का तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं 42। और ये प्रश्न भी, जितने भी क्वेश्चंस इस बार सीटेट ने उठाए हैं ना, अगर आप खुद एक बार एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उससे बाहर नहीं है। जैसा कि गेहूं और जौ के बारे में पूछा है कि जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। ये आपसे साक्ष्य पूछ रहा है। अदरवाइज कुछ लोग बोलेंगे कि इंडस वैली होनी चाहिए, सिंधु सभ्यता। बट यहाँ पर ये आपसे क्या पूछ रहा है, किस स्थान पर सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, और वो है सुलेमान और किर्थर हिल्स। याद रखना है 42 का तीसरा होगा। जो गेहूं और जौ जो है, सबसे पहले हमको सुलेमान और किर्थर हिल्स, यहां से इनके साक्ष्य मिले हैं। तो तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला आपका फिर से एक पैडागोजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एजर्शन एंड रीजन है। तो ये देख लेते हैं 43, तर्क और कथन, मतलब अभिकथन और कारण। यहां पर लिखा हुआ है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट दे आर गुड एट। मतलब मान लीजिए कि आप जो है डांस बहुत अच्छा करते हो या फिर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, बट एक ऐसे जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं जहां पर लोग नाच गाने को एक बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप जो सोच है आसपास में इतनी ज्यादा होगी ना कि हम चाह कर भी हम वो काम नहीं कर पाएंगे जिसमें हम अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये पहले भी पूछा हुआ था, तो इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं वो लोगों को ऐसे काम करने से भी, कुछ लोग एक्टिंग में काफी अच्छे होते हैं बट वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, वो इसमें बहुत बेस्ट होते हैं, बट ये जो आसपास की जो स्टीरियोटाइप जो सोच होती है वो हमें रोक देती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से भी रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। अब मान लीजिए आप डांस में अच्छे हो, आप म्यूजिक मतलब गाना वगैरह अच्छा गा लेते हो, बट जो आसपास के लोग हैं ना वो आपके इन गुण को, कौशल को देख ही नहीं सकते हैं। वो आप सभी को एक खांचे में जड़ेंगे कैसे कि भाई तुम डॉक्टर बनो,
तुम इंजीनियर बनो, टीचर बन जाओ, IAS PCS बन जाओ, क्या इस नाच गाने में कुछ नहीं रखा है, कोई करियर नहीं है। तो ये सबको क्या कर दिया, एक खांचे में ही जड़ दिया कि बस यही एक चीजें हैं, बाकी के कुछ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही होता है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 हो गया, 44 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम जस्ट पढ़ रहे थे इसी के बारे में कि वायुमंडल के अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं, और वो है आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो इसका हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन पॉइंट में 20.95, कई बार एग्जाम में 21% लिखता है। बाकी के यहाँ तक आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी है, तो यही दोनों है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है जरूर बताना, हर दिन क्लासेस ऐसे ही मिलेंगी। अगला प्रश्न देखिए 45, 2 कथन दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। सही वाला वैसे बताना है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, एकदम सही है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, गलत। वेद समाज आर्य समाज से नहीं, ये था ब्रह्म समाज से। किससे था, ब्रह्म समाज से। तो बी तो आपका गलत हो गया, ए सही है, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ। याद रखना ये फैक्ट है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में कहां पर हुई थी, मद्रास में हुई थी, और वेद समाज आर्य समाज से नहीं, किससे था प्रेरित, ब्रह्म समाज से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा 45 का। एक्सप्लेनेशन यहां पर कुछ मैंने रखा हुआ है, याद रखिएगा कि वेद समाज की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो ये भी पूछता है, तो केशव चंद्र सेन और के सिद्रलू नायडू ने किया था स्थापना। 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया था, और वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अब ब्रह्म समाज आ गया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने किया था। यह हिंदू धर्म का एकेश्वरवादी संप्रदाय था। ठीक है, अब आर्य समाज आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनकी स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि आर्य समाज क्या था, तो हिंदू सुधार आंदोलन है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी, और यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, वेद समाज की अगर बात किया जाए तो वो किया था स्थापना केशव चंद्र सेन और के सिद्रलू नायडू ने। वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से, ना कि आर्य से। ठीक है, तो एक प्रश्न के थ्रू मैंने सारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसपे आपको पता है एक नया बिल आया था जिसमें से पुरुष और महिलाओं दोनों की जो मैरिज वाली जो आयु है उसको बढ़ाया गया है, पहले कितना था यही आपसे पूछ रहा है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 1929 में बाल विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया था। तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछेगा कि कब पारित किया गया था, 1929 में। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु, मिनिमम जो है फिक्स किया गया है, वो कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले था 18 वर्ष और 16 वर्ष, याद रखना। बट एक नया कानून आया जिसमें पुरुष की एज 18 से बढ़ाकर कर दिया गया था 21, और महिलाओं का 16 से बढ़ाकर कर दिया 18। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये फिलहाल पहले वाला था 18 और 16, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया, आपको पता ही है। 14 वर्ष जो है लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में लड़की, मतलब ये बता रहा है कि पहले जितना था 18 अब हो चुका है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए हो चुका है 21। तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। तो पुरुष के लिए है 18, महिलाओं के लिए है 16। तो 46 का आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बट अभी मैंने आपको बताया ना लड़कों के लिए 21 कर दिया गया, लड़कियों के लिए 18। ये तो फिलहाल वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 47। देखिए, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट, थोड़ा सा इसको जूम करती हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करें। मतलब ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो पटसन है उसकी वृद्धि को क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है, किस वजह से उसकी वृद्धि होती है, वो आपसे बताना है। आपको इसमें से बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हैं, देन नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसकी वृद्धि के लिए एक यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होगा जूट।
पटसन जो है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। उसके बाद से इसमें ये सही होगा कि इसे जो है उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। अब उच्च की आवश्यकता होती है तो निम्न वाला तो हो ही नहीं सकता है, गलत, ठीक है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत है, ना कि लो। तो ये वाला सी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें निम्न की बात हो रही है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है, जी हाँ, हैवी रेनफॉल। तो ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो अब जब भी ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि इंडिया और बांग्लादेश क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के, और इसमें से आपको बताना है कि जो जूट है उसकी ग्रोथ को क्या चीजें सपोर्ट करती हैं, जिसकी वृद्धि होती है ज्यादातर। तो ये आपको पता है, ये जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छे से विकसित होगा और इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत है, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की। लो टेम्परेचर लो रेनफॉल की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शंस इसमें सही हो जाएगा। तो ए, बी एंड डी 47 का दूसरा। 48 पे आते हैं, वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल भारत में, अगर भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना, भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट की कुल विश्व उपज का लगभग 60% है। तो आपको याद रखना है, अगर भारत की बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल है आगे, ठीक है। चलो 48 देखते हैं। विंड ब्लो ड्राई लिप्स डाउन द पेवमेंट, हाउ डू विंड्स ब्लो, मतलब कि पवन जो है, आपने देखा होगा जब हवा वगैरह चलती है तो सड़क पर जो गिरी सूखी पत्तियां होती हैं वो उड़ने लगती हैं। तो पवन आखिर में बहती कैसे है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, किस तरीके से, किस तरफ बहती है, तो बताइए। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। याद रखना, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये कई बार पूछा हुआ है कि आखिर में पवन कैसे बहती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो 48 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं 49। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट, पृथ्वी पर उष्णकटिबंध क्षेत्र जो है सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करता है, क्यों? क्योंकि दोपहर का जो सूर्य होता है ना, वो ठीक यहां पर आप हैं और ये यहां पे सन है, ठीक सिर के ऊपर होता है। इस वजह से पृथ्वी पर उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक जो है मैक्सिमम हीट प्राप्त करता है, बिकॉज द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, ठीक है। तो 49 का तीसरा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, उष्णकटिबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन अभी और भी हैं, बट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो समय तो लगेगा ही। देखिए, आपने ग्लोब देखा ही है, इस पे खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर के रूप में जानते हैं, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में जानते हैं। तो आखिर में ये रेखाएं किस उद्देश्य के लिए होती हैं, किस हमारे जो है किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? जो लैटिट्यूड्स होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स, आपसे यही पूछ रहा है। तो ये क्या करती हैं? पृथ्वी पर कोई भी स्थान ढूंढने के लिए, लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए जो है अक्षांश और देशांतर, ये हमारे इसी उद्देश्य को पूरा करती हैं। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये दो फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। मतलब ये जो ऐसे लाइंस होंगे, देखिए ये जो ऐसे लेटे हुए जो लाइंस है हम उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड आपका ऐसे रहता है। आपको इस फोटो में समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश मतलब लैटिट्यूड ये रहा, और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। समझ गए? टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान के उत्तर से दक्षिण, तो ये आपका लैटिट्यूड जो है उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा जो देशांतर होता है वो पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लैटिट्यूड है वो उत्तर से दक्षिण, और जो ये आपका लॉन्गिट्यूड है वो पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है, स्थान को ढूंढने के लिए। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और ये आपका बीच में ये आपका जो है इक्वेटर है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये जो है प्राइम मेरिडियन है। अगर बात किया जाए कि ग्लोब पर सबसे लंबा अक्षांश, तो वो है हमारा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये रहा आपका 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। ये सबसे लंबा अक्षांश है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो यहां तक हमने 50 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं? और हर दिन आपको क्लासेस मिलेंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्लेलिस्ट मैं इसकी अलग से बनाऊंगी, वहां पर वीडियोस ऐड होते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।